हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एस्पायरिंग अर्पिता। तो आज मैं आपको आरएमएलयू के फोर्थ सेमेस्टर एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, वो कंप्लीट रिवाइज कराऊंगी विद इन सेकेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनेशन। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट अप्लाइज माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस टू स्पेसिफिक बिजनेस डिसीजन। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की जो एनालाइज करती है बिजनेस डिसीजंस को। इसके नेचर्स में आता है डील्स विथ इंडिविजुअल फर्म, ये किसी एक इंडिविजुअल फर्म या इंडस्ट्री को डील करती है। ये डिसीज़न में मदद करती है, डिसीज़न ओरिएंटेड होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, एजम्पशन बेस्ड होती है, किसी एक चीज़ पे वो बेस्ड होती है, इंटरडिसिप्लिनरी होती है, मतलब कि किसी दो चीज़ों के बीच में वो रिलेशन कंबाइन करती है। आते हैं इसके स्कोप पे। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, ये डिमांड को एनालाइज करती है और फोरकास्टिंग करती है कि भविष्य में क्या होगा उसे ये बताती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एनालाइज करती है, प्राइसिंग डिसीजन और स्ट्रेटजीज़ को एनालाइज करती है, प्रॉफिट मैनेजमेंट को एनालाइज करती है। प्रॉफिट मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट मैनेजमेंट पे हेल्पफुल करता है ये कि आप प्रॉफिट को कैसे मैनेज कर सकते हो। कैपिटल के मैनेजमेंट पे हेल्प करता है। मार्केट स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, मींस मार्केट में हम कैसे खुद को बिल्ड करें या हम कैसे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें कि हम अदर प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में हायर प्रॉफिट एक्वायर कर पाएँ। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, रिस्क और अनसर्टेनिटी मींस कि जो भी चेंजेस आने वाले हैं मार्केट में उसको भी ये एनालाइज कर देता है ताकि जो लॉस है उससे कंपनी या प्रोडक्ट बच सके। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म, प्रॉफिट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? द ट्रेडिशनल एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म इज़ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इन अ शॉर्ट रन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें ये कहा जाता है कि जो फर्म है उसको अर्न करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है इन अ शॉर्ट रन। ओके, इसके फीचर्स हैं शॉर्ट टर्म इन नेचर, फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। हमारे जो खर्चे हैं और जो हमने कमाया है उनके बीच के डिफरेंस को इंक्रीज़, मतलब उनके बीच के डिफरेंस को एक तरीके से मेंटेन करता है और हमारी कॉस्ट को ये एक तरीके से मेंटेन करता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये सिंपल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, यूज़फुल फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस होती है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मैं ऐसे ओपन कर ले रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा हो सकता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दिस इज़ द मॉडर्न अप्रोच फोकस ऑन द इंक्रीजिंग द ओवरऑल वैल्यू ऑफ अ फर्म और शेयर होल्डर्स वेल्थ टिपिकली मेजर्ड बाय शेयर प्राइस एंड मार्केट वैल्यू। वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होती है? इंक्रीजिंग द ओवरऑल वैल्यू ऑफ अ फर्म और शेयर होल्डर। शेयर होल्डर या मार्केट में शेयर का जो प्राइस है ये उससे मेज़र किया जाता है। इसके फीचर होंगे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, कंसीडर द रिस्क रिटर्न एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है एक अलग सा टॉपिक, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपको एक लाइन से रोल दी हूँ, इसको कुछ अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ पे इकोनॉमिस्ट होता है यानी कि जो इन सब चीज़ों को मैनेज करता है उसके क्या रोल हैं, ये वो है। डिमांड फोरकास्टिंग हो गया, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस हो गया, प्राइसिंग डिसीजन, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट एनालिसिस, स्ट्रेटजी प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, कैपिटल बस्टिंग एक्सेट्रा। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, डिमांड का एनालिसिस करना। इट इन्वॉल्व स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर टू अंडरस्टैंड द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। डिमांड एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कंज्यूमर जो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है उसके बिहेवियर को समझा जाता है और कौन सी फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को, प्रोडक्ट की मांग को या प्रोडक्ट की बिक्री को अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको जानने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिमांड एनालिसिस कहलाती है। इसके की एलिमेंट्स होते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन सब की मैंने यहाँ से जो डिटेल्ड है वो मैंने लिख दिया है, आपको मैं एक शॉर्ट व्यू में समझा दे रही हूँ ताकि आपको कल के पेपर के लिए अच्छे से एक ओवरव्यू मिल जाए।
फिर आता है डिमांड फोरकास्टिंग, वो भी सेम ही होता है। फोरकास्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का एस्टिमेशन करना जो कि फ्यूचर में होगी। तो एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर में हमारी कंपनी की, सर्विसेज की, प्रोडक्ट की या मार्केट में क्या डिमांड होगी, ये उसकी एक टेक्निक होती है। इसकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह की मैटर होते हैं। टाइप्स होता है शॉर्ट रन फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग रन फोरकास्टिंग। हो सकता है मैं बीच बीच में कहीं पे गलती कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, सो मैं अपना ट्राई कर रही हूँ बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से। फिर आता है डिमांड डिटर्मिनेंट्स। डिमांड डिटर्मिनेंट्स वो होते हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन का मतलब होता है कि किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होगी उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी, जैसे कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइन करता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे आपको मैं एक इजी वे में समझा दे रही हूँ। जैसे एक कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक बॉल है, अगर ये बॉल का प्राइस है 7 रुपये और एक बी बॉल है, इसका प्राइस है 5 रुपये, तो इसका जो प्राइस है ये भी कहीं ना कहीं डिमांड को डिटरमाइन करेगा। कंज्यूमर अगर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो 5 रुपये ये पे करेगा, वो 2 रुपये एक्स्ट्रा क्यों पे करेगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम क्या है, कंज्यूमर ज़्यादा कमा रहा है या वो लग्जरी प्रोडक्ट लेना चाहता है तो वो इस पे जाएगा। पर कंज्यूमर की इनकम अगर कम है, वो एक मिडिल क्लास पर्सन है, तो वो इस पे ही जाएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड का मतलब होता है कि ये भी बॉल थी और ये भी बॉल है, तो सामने वाले का प्राइस क्या है वो भी कई बार कंज्यूमर देखता है, तभी हमारी जो डिमांड है वो डिटरमाइन होती है। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर का टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, मान लीजिए कि इस बॉल का कलर रेड था बट जो कंज्यूमर है उसको चाहिए येलो बॉल और ये येलो है, तो वो यही लेगा। और हो सकता है कि उसे रेड चाहिए हो तब वो यही लेगा, भले ही वो 7 रुपये की हो और ये 5 रुपये की हो। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब इस प्रोडक्ट से उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये अच्छा होगा, इसकी क्वालिटी वाइज अच्छा होगा। अगर उसकी इससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो वो ये परचेज़ करेगा, और अगर उसकी इस बॉल से एक्सपेक्टेशन या इस प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो ये वो परचेज़ करेगा। फिर है पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और ये ब्रीफली मैं आपको समझाऊं तो पॉपुलेशन अगर जैसे कि ज़्यादा लोग हैं तो इनकम पे के हिसाब से वो आता है कि हमारे पास प्रोडक्ट 10 ही हैं, ख़रीदने वाले 20 हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रोडक्ट की डिमांड को या प्रोडक्ट के प्राइस को राइज़ कर देता है। प्रोडक्ट जब राइज़ हो जाएगा तो जिनके पास भाई पैसे होंगे एक्स्ट्रा वो उस चीज़ को परचेज़ कर लेंगे। सीजनैलिटी एंड वेदर, मान लीजिए कोई एक चीज़ है जो किसी एक सीज़न में ही यूज़ की जाती है, तो ये भी उस प्रोडक्ट की डिमांड को डिटरमाइन करेगी। फिर आते हैं डिमांड डिस्टिंक्शन। यहाँ पे आप इसके टाइप्स देख लीजिए, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, डेराइव्ड एंड ऑटोनोमस डिमांड। देखिए पेपर पर्पज से केवल आपको इसके टाइप्स पता होना चाहिए, ब्रीफली उतना इनसाइड व्यू नहीं पूछेंगे। तो अगर आपको उसके अंदर का और भी एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप यहाँ से पूरा डिस्कशन देख सकते हैं। ओवरऑल आपको कल के पेपर के हिसाब से केवल इसके पॉइंट्स पता होने चाहिए जो मैंने यहाँ बहुत अच्छे से लिख दिए हुए हैं। फिर आता है फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्टिंग। फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो डिमांड फोरकास्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं? पास्ट सेल डाटा, पिछले साल का डाटा, कंज्यूमर का नेचर, मार्केट का ट्रेंड, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब कोई दो गुड्स हैं तो उनमें क्या अंतर है या उनमें क्या रिलेशन है उन गुड्स में प्राइस के कंपैरिजन में, इनकम लेवल, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट, डेमोग्राफिक फैक्टर। आते हैं मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। मेथड्स दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। यहाँ पे आपको बस यही जानने की ज़रूरत है, मैंने एक्स्ट्रा एक चार्ट बना दिया है, अगर आप ये लोग प्रिपेयर कर देंगे वहाँ पे एग्ज़ाम में, अगर आपने इसको याद कर लिया तो काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि चार्ट से ईज़िली एक ओवरव्यू मिल जाता है एग्ज़ामिनर को। क्वालिटेटिव जो होगा और क्वांटिटेटिव मेज़र, इन दोनों के मैंने अलग से टाइप भी यहाँ पे मेंशन कर दिए। देखिए इसके 4 टाइप होते हैं और इसके भी 4 टाइप होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी सेकेंड यूनिट, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड द रिजल्टिंग आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारी लेबर है, कैपिटल है या रॉ मटेरियल है, जो भी हमने इनपुट का मतलब है, मान लीजिए हम लेके आए एक
वुड यानी कि लकड़ी, और उस लकड़ी से हमने बना दिया एक टेबल। ओके, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इस प्रोसेस से एक रॉ मटेरियल लाने से उसको एक आउटपुट में चेंज होने के फंक्शन की पूरी प्रक्रिया को कहेंगे हम प्रोडक्शन फंक्शन। ये दो तरह की होती हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। इम्पॉर्टेंस क्या होता है इसका, हेल्प फर्म डिसाइड हाउ मच इनपुट टू यूज़ फॉर द डिज़ायर्ड आउटपुट। जैसे कि यहाँ पे है कि ये एक बताने में हेल्प करता है कि अगर हमें ये एक मेज़ बनानी है तो हमें कितनी लकड़ी चाहिए, यानी कि कितना इनपुट हमें चाहिए कि हम इतना आउटपुट ले सकें। बेसिस फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट बताने में अगर हमें पता है कि हमें इतनी लकड़ी चाहिए, केवल इतनी चाहिए हमें लकड़ी, तो हम इसका कॉस्ट निकाल लेंगे कि हमें टेबल बनाने में यहाँ से रॉ मटेरियल लेने से और बनाने तक में कितना कॉस्ट हमें लगेगा। तो ये एस्टिमेशन भी हम लोगों को प्रेजेंट करता है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स हाउ इफ़िशिएंटली इनपुट आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। कॉन्सेप्ट प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि कितनी अच्छे तरीके से इफ़िशिएंटली कोई इनपुट जो लकड़ी है उसको हम चेंज कर दे रहे हैं एक आउटपुट यानी कि एक टेबल में। इसके टाइप होते हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। यूजेज हैं इसके, मेजर परफॉर्मेंस, हेल्प इन रिसोर्स एलोकेशन, आइडेंटिफिकेशन of area where improvement needed. Role of technology. Technology refer to the method, process and innovation that increase the efficiency of productivity. टेक्नोलॉजी एक तरीके से कह सकते हैं कि एडवांसमेंट होता है जिससे हमारी जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी एफिशिएंसी और बेहतर बन सकती है। इसकी टाइप और इम्पैक्ट मैंने अलग से लिख दिए हैं, हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो अगर आपको देखना है तो आप एक्स्ट्रा देख सकते हो। फिर आता है प्रोडक्शन विथ 1 and 2 वेरिएबल इनपुट। एक वेरिएबल इनपुट और 2 वेरिएबल इनपुट के साथ प्रोडक्शन फंक्शन कैसे होगा ये हमको देखना है। 1 इनपुट यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लेबर है एंड वाइल अदर इज़ फिक्स्ड। वेरिएबल होता है जो चेंज होता रहता है यानी कि जो फिक्स नहीं होगा, और एक होता है फिक्स्ड यानी कि जो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो एजम्पशन ले लेते हैं कि एक हमारे पास इनपुट है जो कि वेरिएबल है और अदर है जो फिक्स्ड है। ये होता है 1 वेरिएबल इनपुट में। और यहाँ पे क्या होता है, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, मतलब यहाँ पे जितने भी इनपुट्स होंगे वो सारे चेंज होने वाले होंगे, कैपिटल भी बदल जाएगी और लेबर भी बदल जाएगा। फिर आता है ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन। इट इज़ द मिक्स ऑफ इनपुट दैट मिनिमाइज कॉस्ट फॉर द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट और मैक्सिमाइज आउटपुट फॉर द गिवन कॉस्ट। एक आम भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन वो होता है दैट मिक्स इनपुट, मतलब जैसे ये मिनिमाइज करता है कॉस्ट को। जैसे हम बना रहे हैं 2 पेंसिल, ओके, एक हम ये पेंसिल बना रहे हैं, ये पेंसिल, हमारे पास इनपुट मान लीजिए कि इसमें हमारे पास लग गया वुड और इसमें भी हमारे पास वुड लग गया। तो ये मिनिमाइज़ करता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक 1 kg वुड लगना था, तो कैसे इस 1 kg वुड को हम थोड़ा सा कम कर दें कि हमारी अगर हमारा ये कम होगा तो प्राइस भी कम होगा। तो ये इसी में हेल्पफुल करता है कि कैसे ये मिनिमाइज़ हो जाए और जो हमारा आउटपुट है वो मैक्सिमाइज़ हो जाए, मतलब ये हमारा कम लगे, वुड हमारी कम लगे और जो हमारी पेंसिल है वो ज़्यादा बन के तैयार हो पाए। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है। ये सारे टॉपिक्स जितने भी हैं ये उसमें नहीं दिए हुए हैं सिलेबस में, मैंने अदर ऐसे लिख दिए हैं। अगर आपको देखना है तो आप आराम से देख सकते हैं, इसको एकदम क्लियर आपको दिख भी रहा होगा। तो चलिए आते हैं अदर टॉपिक पे, कॉस्ट फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन एक्सप्रेसेस the relationship between the cost of production and the level of output. It shows how total cost change as output change. cost function एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जो एक्सप्रेस करती रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप बताती है, रिश्ता बताती है हमको प्रोडक्शन के कॉस्ट में, मतलब हमने जैसे कोई एक चीज़ बनाई उसमें हमारा कितना खर्चा लगा, और जो लेवल ऑफ आउटपुट है, जो हमें आउटपुट यानी कि जो हमें प्रोडक्ट रिसीव हुआ है उसमें रिलेशन बताती है। इसका एक जनरल फॉर्म होता है C इज इक्वल्स टू FQ, टोटल कॉस्ट, C फॉर टोटल कॉस्ट एंड Q फॉर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। इसकी क्लासिफिकेशन आपको
ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ के जाओ, बट आप देख सकते हो। कोर्स में ये भी नहीं है, जो भी कोर्स में नहीं है मैं वो बताती चल रही हूँ। तो अगर आपको एक्स्ट्रा देखना है तो आप देख सकते हो। फिर आ जाते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड इट्स रिलेवेंस इन डिसीजन मेकिंग। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है और इसकी रिलेवेंस क्या होती है डिसीजन मेकिंग में। इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिफर टू द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड व्हेन बिजनेस इंक्रीज इट्स आउटपुट और अंडरटेक अ स्पेसिफिक डिसीजन। इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है मतलब कि जैसे कि एक छोटी भाषा में आप समझ लीजिए कि पहले हम बना रहे थे 10 बॉल बना रहे थे और अब हमने बनानी है 12 बॉल। तो यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट लग रहा था अब वो उससे ज़्यादा लगेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हम जब 10 बॉल बना रहे थे तब भी उतना ही कॉस्ट लगेगा और 12 बना रहे हैं तब भी उतना ही लगेगा। कुछ डिफरेंस आएगा। तो जो कॉस्ट में डिफरेंस आएगा, मान लीजिए 2 रुपये बढ़ गए हैं, तो ये जो 2 रुपये बढ़ रहे हैं, ये जो 2 कॉस्ट होगी, ये 2 रुपये इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी। यानी किसी भी बिजनेस में अगर आपको इनपुट से आउटपुट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना है तो जो कॉस्ट में बढ़ेगा या जो कॉस्ट बढ़ेगी वो होगी इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट आफ्टर चेंज एंड टोटल कॉस्ट बिफोर चेंज। बहुत ही ईजिली आप इससे ही समझ सकते हो कि कॉस्ट क्या थी चेंज के बाद में और क्या चेंज के पहले थी। इनका डिफरेंस होता है आईसी यानी कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इसकी रिलेवेंस क्या होती है डिसीजन मेकिंग में। एक्सेप्टिंग स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर्स को एक्सेप्ट, जैसे कि पूछ सकता है कोई कि रिलेवेंस मतलब कब ऐसा होगा कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी। तो कोई स्पेशल ऑर्डर हमारे पास आ जाए, मेक और बाय डिसीजन, एकदम से हमारे पास कोई डिसीजन आ जाए कि हम हाँ चलिए ये हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे या हम इसको ज़्यादा बेचेंगे या ज़्यादा बनाएंगे। प्रोडक्ट लाइन डिसीजन, हमें ऐसा पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा बिक रहा है तो हम एकदम से उसको ज़्यादा बनाने लगें। या फिर प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग का जो डिसीजन यानी कि मान लीजिए हमारा प्राइस में कुछ हमने सोचा कि इसको कम कर देते हैं प्राइस या ज़्यादा कर देते हैं। अगर कम कर रहे हैं प्राइस तो हो सकता है हम ज़्यादा आउटपुट बना लें उस उतने ही प्राइस में। तो ये सब होता है। फिर यहाँ पे आता है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन क्या होंगी, एटलीस्ट वन इनपुट इज़ फिक्स्ड, जहाँ पे एक इनपुट जो है वो फिक्स रहेगा। लॉन्ग रन होगा जहाँ पे ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, जहाँ पे सारे इनपुट वेरिएबल होंगे मतलब जो चेंज हो सकते हैं। और यहाँ पे केवल एक एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो फिक्स होगा ही, बाकी भले ही चेंज होते रहें। तो चलिए समझते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये एक ऐसा लॉ है जो कहता है कि हम केवल एक इनपुट को ही बढ़ा देंगे, बाकी जितने भी इनपुट हमारे पास हैं, मान लीजिए लैंड है, हमारे पास मशीनरी है, उन सबको हम फिक्स ही रखेंगे। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये इस पर एक निगेटिव इफ़ेक्ट देगा। देखिए एक इसको इजी भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक इतनी ज़मीन है, पहले इस पे लेबर काम करते थे 2 और अब हमने इन लेबर की संख्या को कर दिया 4। ठीक है, मैं मानती हूँ कि यहाँ पे जो काम होगा, जैसे कि दिन में यहाँ पे इतनी एरिया में वर्क होता था तो अब इतनी एरिया में होगा, पर कुछ समय बाद क्या होगा, ज़मीन तो उतनी ही है। ऐसा तो है नहीं कि इसके साथ साथ आपने इस इनपुट को भी बढ़ाया, आपने इसको उतना ही रखा है। तो ये क्या करेगा, एक निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा हमारी प्रोडक्शन पे। तो यही कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें केवल एक इनपुट को बढ़ाया जाता है और बाकी सारे इनपुट को सेम रखा जाता है। इसका कम्प्लीटली डिफरेंट होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में जितने भी यानी कि लेबर हो गया, मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, उन सारे इनपुट्स को बढ़ाते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में, इसमें केवल एक इनपुट बढ़ाया जाता है और इसमें सारे इनपुट एक साथ बढ़ाए जाते हैं। तो आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, मार्केट एंड प्राइसिंग। मार्केट इज़ द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट वेयर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट टू ईच गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे अरेंजमेंट होता है बायर और सेलर, मतलब खरीदने और बेचने वाले के बीच में इंटरेक्शन कराया जाता है और गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कराया जाता है। मतलब एक पर्सन मनी पे करेगा तो दूसरा उसके एक्सचेंज में उसे गुड देगा। कई तरह की होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन होता है, ओलिगोपॉली होता है एंड मोनोपॉली होता है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा, जहाँ पे मेनी बायर एंड सेलर
जहाँ पे कई सारे बायर होंगे और कई सारे सेलर्स होंगे। मोनोपोलिस्टिक होगा जहाँ पे मेनी सेलर्स होंगे और प्रोडक्ट जो होगा उस पर कंट्रोल होगा। मोनोपोलिस्टिक में आप बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स प्रोडक्ट के रहेंगे। ओलिगोपोली, फ्यू डोमिनेंट सेलर, इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग, यहाँ पे कुछ ही डोमिनेंट सेलर रहते हैं, मतलब सेलर्स की जो संख्या रहती है वो एक फिक्स वे में रहती है और इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग रहता है। मोनोपोली क्या होता है, यहाँ पे एक सेलर होता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे नहीं होते, मतलब आपको एक गुड के कई सारे सब्स्टिट्यूट्स नहीं मिलेंगे। प्राइसिंग क्या होता है, प्राइसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट अ कंपनी विल रिसीव इन एक्सचेंज फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्राइसिंग एक ऐसी प्रोसेस है जैसे कि आपने किसी को एक पैकेट बिस्किट दिया तो आपको उसके बदले में 10 रुपये मिले, तो ये प्रोसेस जो 10 रुपये हैं ये होता है प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग, प्राइसिंग ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, फैक्टर प्राइसिंग रिफर टू हाउ द इनकम ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। फैक्टर प्राइसिंग होता है कि जो लैंड है, जो लेबर है, कैपिटल है या एंटरप्रेन्योर है, इनकी इनकम को, इनकी फैक्टर ऑफ इनकम को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे इनकी इनकम को हम निर्धारित करेंगे। ये यहाँ पे उनकी कुछ डिटेल डिस्कशन दिए हुए हैं कि क्या उसका रिवॉर्ड होता है, क्या उसके टाइप होते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं और क्या थ्योरी है जो उससे रिलेटेड है। आप यहाँ एक बार अच्छे से देख सकते हैं पूरा, और इस पेज पे हैं बाकी दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लास्ट यूनिट, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीड द बिहेवियर एंड डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक कंज्यूमर, फर्म एंड इंडस्ट्री। ये एक ऐसी ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है इंडिविजुअल, मतलब एक एक पर्सन को या एक एक यूनिट को, जैसे कि एक एक कंज्यूमर को, एक एक फर्म को और एक एक इंडस्ट्री को वो क्या करेगी, स्टडी करेगी। इसके की फीचर्स होते हैं इंडिविजुअल फोकस, सबसे ज़रूरी कि वो एक इंडिविजुअली फोकस करता है। ऐसा नहीं कि वो कलेक्टिवली 10 लोग हैं तो 10 लोगों पे उसने फोकस कर दिया, वो हर पर्सन पे अलग अलग फोकस्ड कर रहेगा और उनकी जो कमियां हैं, जो अच्छाइयाँ हैं उनको देखेगा। डिसीज़न मेकिंग करता है, प्राइसिंग मैकेनिज़्म होता है कि प्राइसिंग या प्राइस कैसे निर्धारित करेंगे वो देखेगा। रिसोर्स एलोकेशन, इसको निश्चित जो रिसोर्सेज होंगी, जो संसाधन होंगे वो एलोकेट करेगा यानी कि प्रदान करेगा। डिमांड एंड सप्लाई, मतलब डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करेगा। इम्पॉर्टेंस क्या होती है, हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो ये ब्रांच होती है ये हेल्प करती है पॉलिसी को बनाने में। यूज़फुल होती है बिजनेस के डिसीज़न लेने में। प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं, जो विशाल स्तर पे इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, उनमें भी एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अगला टॉपिक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इट इज़ द सिस्टमेटिक मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री। नेशनल इनकम क्या होती है, मेज़रमेंट होती है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कंट्री की देखने की एक प्रोसेस या एक मेज़रमेंट का टूल होता है। इट ट्रैक द टोटल इनकम एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड। ये बताता है कि टोटल इनकम और टोटल आउटपुट, मतलब कितनी इनकम थी जनरेट हुई यानी कि इकोनॉमी के अंदर और उससे आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ, इसको बताता है एक पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर। उसके बाद इसके मेथड्स कई तरीके के होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इम्पॉर्टेंस क्या होता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, मेज़र इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ये इकोनॉमिक मतलब जो हमारी परफॉर्मेंस है कि हमारी इकोनॉमी बेस्ट कंडीशन में है या वो कहीं से राइज हो रही है या कहीं से वो डाउनफॉल में जा रही है, इसकी परफॉर्मेंस को चेक करता है। गाइड पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग में और प्लानिंग में भी ये हमको गाइड करता है। इंडिकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के रहने के या सोसाइटी में जो भी लोग रह रहे हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बताता है। प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट मार्केट इज़ वेयर गुड्स एंड सर्विस आर ब्रॉट एंड सोल्ड। प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है, जहाँ पे गुड और सर्विसेज खरीदी या बेची जाती हैं। इसकी इक्विलिब्रियम कब बनता है, जब डिमांड
एग्रीगेट डिमांड होता है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर। इन दोनों में जब समानता होगी तब इसका इक्विलिब्रियम बनता है। फाइनेंशियल मार्केट डील विद द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल असेट्स सच एज बॉन्ड एंड लोन। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई की प्रक्रिया होती है और वहाँ पे बॉन्ड और लोन की भी और फाइनेंशियल असेट्स की भी सप्लाई को डील करते हैं। ये कब होता है इसका इक्विलिब्रियम बनता है? जब मनी की डिमांड मनी की सप्लाई के बराबर होगी। फिर आता है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट इज़ वेयर वर्कर ऑफर लेबर एंड एम्प्लॉयर डिमांड लेबर। लेबर मार्केट वो होती है जहाँ पे जैसे कि मज़दूर हैं वो कह रहे हैं कि मैं काम करना चाहता हूँ, और जो एम्प्लॉयर हैं जो उन्हें काम देना चाहते हैं वो मज़दूरों को रखना चाहते हैं। इसका इक्विलिब्रियम तब बनेगा जब लेबर सप्लाई लेबर डिमांड के बराबर होगी। लास्ट टॉपिक है, लास्ट 2 टॉपिक हमारे पास और बचे हैं। ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल रिफर टू द फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ टाइम। बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि बताता है हमारी इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशन होती है टाइम टू टाइम पे, उसका एक डाटा हमको प्रेजेंट करता है। इसके कई सारे फेजेस होते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है बूम, दूसरी कंडीशन होती है पीक पे पहुंचता है जब, उसके बाद आता है कंट्रैक्शन या रिसेशन, मतलब थोड़ी सी मंदी आ जाना, फिर डिप्रेशन मतलब एकदम ही बाजार बैठ जाना, और उसके बाद आती है रिकवरी की खुद को फिर से हमने ग्रो कर लिया। इसके कॉजेज एंड इफेक्ट आप देख सकते हैं, ये सिलेबस में नहीं है। फिर आता है ओपन इकोनॉमी। एंड ओपन इकोनॉमी इज़ वन दैट इंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड। ओपन इकोनॉमी वो होती है जो इंटरनेशनल ट्रेड में इंगेज होती है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्रोसेस में इंगेज होती है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस को प्रोवाइड करती है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप यू ऑल आर लाइकिंग द वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।